पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक्सेवियर के रूम में हाइड होने के सबूत मिलने के बाद वेंसडे ने उसे गिरफ्तार करवा दिया था, लेकिन टाइलर को किस करने पे वेंसडे को विजन आता है कि टाइलर ही असली हाइड है और ये पता चलते ही वेंसडे तुरंत वहां से भाग गई थी। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं इस सीरीज का अगला और आखिरी एपिसोड की शुरुआत में टाइलर को एक सुनसान जगह पर किसी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद वेंसडे वहां आती है। टाइलर वेंसडे से कहता है कि उसे वेंसडे द्वारा भेजी गई चिट्ठी मिल गई थी जिसमें वेंसडे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन जिस तरह वेंसडे कॉफी शॉप से भाग गई थी उस वजह से टाइलर को लगा था कि वेंसडे अब कभी वापस नहीं आएगी। वो वेंसडे से पूछता है कि क्या ये कोई डेट है। वेंसडे कहती है कि ये एक सरप्राइज है। टाइलर उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, हालांकि वेंसडे उससे दूर जाती है और पहेली बुनने के अंदाज में उससे कहती है कि उस दिन जब उसने उसे किस किया तो उसकी आंखें खुल गई। टाइलर को समझ नहीं आ रहा होता है कि वेंसडे किसके मन में है कि उसने अपने मुक्तिदाता यानी साइकेट्रिस्ट को क्यों मारा। वेंसडे के सवाल को लेकर टाइलर अभी भी संभ्रम में ही दिख रहा था। वो इस बात से साफ इनकार करता है कि वो हाइड है। तब वेंसडे कहती है कि आउटरीच डे के दिन वो टाइलर को बताकर ही मीटिंग हॉल में गई थी। रेवन डांस की रात भी जब यूजीन गुफा में जाने के लिए आया था तब भी वो वहीं था। उसने जरूर साइकेट्रिस्ट को मैसेज कर ये बात बता दी थी कि हमें गुफा के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से साइकेट्रिस्ट सबूत मिटाने गुफा में गई थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि यूजीन भी उसे देख रहा है और जैसे ही उसने यूजीन को वहां देखा उसने टाइलर को यूजीन को मारने भेजा। वेंसडे टाइलर की एक चाल की दाद देती है। वो कहती है कि गैरेट गेट्स के बंगले में खुद को ही घायल करने की उसकी चाल वाकई में कमाल की थी, लेकिन अब उसका भांडा फूट चुका है। लेकिन टाइलर अभी भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो एक हाइड है। वो अपनी बात रखते हुए कहता है कि अगर वो हाइड है तो वेंसडे उससे मिलने अकेले क्यों आई है। वेंसडे उसे बताती है कि वो वहाँ अकेले नहीं आई है। उसके ये कहते ही बियांका और नाइट शेड्स के कुछ मेंबर्स सामने आते हैं। टाइलर उन्हें देखकर वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है कि हमेशा जब भी वो इस तस्वीर को देखती थी तो उसकी ज्यादा मानसिक तनाव भी हाइड को जागृत करता है। टाइलर कहता है कि उन्हें सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था। वेंसडे टाइलर को भी हाइड में बदलने के लिए उस पर मानसिक दबाव डालने लगती है, लेकिन टाइलर टस से मस नहीं हो रहा था। तभी एजेक्स के फोन पर इनिड का मैसेज आता है कि बॉटनी टीचर को इन स्टूडेंट्स के हॉस्टल में ना होने का शक हो गया है। एजेक्स वेंसडे से पूछता है कि टाइलर को हाइड में बदलने में और कितना वक्त लगेगा। वेंसडे टाइलर के अंदर के हाइड को जगाने के लिए आखिरी कोशिश करने वाली होती है। टाइलर को टॉर्चर करने के बजाय प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने का सुझाव देती है, पर वेंसडे प्रिंसिपल इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं करेगी कहकर मना करती है। वेंसडे उसकी बात ना सुनते हुए देख बियांका भी वहां से चली जाती है। वेंसडे जब तक टाइलर हाइड नहीं बन जाता तब तक मानने वाली नहीं थी। दूसरी ओर शेरिफ साइकेट्रिस्ट की एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वो रिकॉर्डिंग उसे साइकेट्रिस्ट के सामान से मिली थी। उसमें साइकेट्रिस्ट कह रही होती है कि टाइलर के दिमाग पर अपनी माँ को खोने का काफी गहरा असर हुआ है। साइकेट्रिस्ट जब भी उसकी माँ की कोई बात देता है टाइलर वेंसडे के करीब जाता है और अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि उसे हार कर कैसा लग रहा है। इसके बाद टाइलर बताता है कि हाइड बनने के शुरुआती दिनों में वो अपने बिस्तर पर बिना कपड़ों के उठता था। उसका पूरा शरीर खून से भरा रहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा और उसे लोगों की चीखें सुनने में, उन्हें तड़पा कर मारने में काफी मजा आने लगा। वो उसके कान में जाकर कहता है कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। नेवरमोर पहुंचने के बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका सामान बांधने के लिए कहती है। वेंसडे उसे समझाने की कोशिश करती है कि टाइलर ही हाइड है और उसने खुद ये बात उसे बताई है। हालांकि प्रिंसिपल उसकी किसी भी बात का यकीन करने के मूड में नहीं थी। अपनी बात में वजन डालने के लिए वेंसडे उसे बताती है कि टाइलर की माँ भी हाइड थी और वो यहीं की स्टूडेंट थी, पर प्रिंसिपल कहती है कि वो उसकी माँ को जानती थी। वो काफी अच्छी औरत थी, पर टाइलर का शहर में खुला घूमना वेंसडे को सही नहीं लग रहा था। इनिड उसे दिलासा देते हुए कहती है कि अगर उसने नेवरमोर में कुछ करने की कोशिश की तो उसे यहाँ वेयरवुल्फ्स, गॉर्गून्स और वैम्पायर्स का सामना करना पड़ेगा। इनिड वेंसडे को बताती है कि उसे यूजीन की माँ का मैसेज आया है कि कल रात यूजीन को होश आ गया है। वेंसडे जाने के लिए बाहर निकलने के बाद उसे बियांका और नाइट शेड्स क्लब के बाकी स्टूडेंट्स मिलते हैं कि नेवरमोर को आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जल्दी ही यहाँ खून की नदियां बहने वाली हैं। तभी बॉटनी टीचर वहाँ आती है। वो वेंसडे को गुड बाय गिफ्ट के तौर पर एक फूल का पौधा देती है। वैसे तो पौधा जहरीला था, लेकिन साथ ही उस पौधे को एक नई शुरुआत की निशानी भी माना जाता है, इसीलिए बॉटनी टीचर ने उसे वो पौधा दिया था। बॉटनी टीचर वेंसडे से कहती है कि उसे उससे काफी उम्मीदें हैं कि वो जीवन में कुछ बड़ा करेगी। तभी प्रिंसिपल वहाँ आती है। प्रिंसिपल वेंसडे से कहती है कि इस बार वो खुद उसे स्टेशन पर नेवरमोर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद यूजीन उसे बताता है कि उस रात किसी ने गुफा में आग लगा दी थी। वेंसडे उसे बताती है कि वो साइकेट्रिस्ट थी। यूजीन को ठीक से याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो कहता है
कि उस रात जब धमाके की वजह से रोशनी हुई तो उसे लगा कि आग लगाने वाली औरत ने लाल रंग के जूते पहने थे। लाल रंग के जूते सुनकर उसके साथ टाइलर भी वहाँ आया था। वो बॉटनी टीचर को बताती है कि टाइलर ने उसे सब बता दिया है। टाइलर भी वेंसडे की बात का समर्थन करते हुए अपना सिर हिलाता है। वेंसडे बॉटनी टीचर से कहती है कि जरूर उसने पौधे के किसी केमिकल की मदद से ही टाइलर के अंदर के हाइड को जगाया होगा। उसके पिता एंसल गेट के पास शहर के हर आउटकास्ट की शक्तियों का कच्चा चिट्ठा था। एंसल गेट ने उसे टाइलर की फैमिली का ये राज बचपन में ही बता दिया होगा। इसी वजह से उसने टाइलर को अपनी बातों से बहला फुसलाकर हाइड बनने के लिए राजी कर लिया होगा। हाइड बनने के बाद टाइलर उस पर ही वार न कर दे, ये सोचकर बॉटनी टीचर ने उसे गुफा के अंदर जंजीरों से बांधकर हाइड बनने की प्रक्रिया को अंजाम दिया होगा और आखिरकार टाइलर ने उसकी गुलामी मान ली होगी। अभी तक बॉटनी टीचर वेंसडे की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी, मानो जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो क्या बात कर रही है। पर वेंसडे की बातें सुनने के बाद बॉटनी टीचर एकाएक अपना भोलेपन का नकाब हटा देती है और टाइलर को वेंसडे की बोलती बंद। जो वेंसडे की हाँ में हाँ मिला रहा था वो टाइलर नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। बॉटनी टीचर का भांडा फूट चुका था। प्रिंसिपल जान चुकी थी कि बॉटनी टीचर ही लॉरेल है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, लॉरेल प्रिंसिपल के गले में वो लिक्विड भरा इंजेक्शन लगा देती है। वो लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि नाइट शेड्स का जहर था। जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही पलों में प्रिंसिपल वहीं अपना दम तोड़ देती है। प्रिंसिपल को देखने के चक्कर में वेंसडे का ध्यान लॉरेल से हट जाता है और लॉरेल इसी मौके का फायदा उठाकर वेंसडे को बेहोश कर देती है। हालांकि लॉरेल का ध्यान थिंग पर नहीं था, थिंग वहीं मौजूद ये सब देख रहा था। दूसरी ओर इनिड अपने बॉयफ्रेंड एजेक्स के साथ रोमांस कर रही थी। तभी उसे यूजीन का कॉल आता है। यूजीन उसे वेंसडे के बारे में पूछता है। इनिड को वेंसडे के हॉस्टल से जाने के बाद क्या हुआ इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यूजीन उसे बताता है कि राक्षस और शहर में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, उन सब के पीछे बॉटनी टीचर ही है और यही बात साबित करने वेंसडे मानवीय अंग में बिजली पैदा होने लगती है और प्रक्रिया पूरी होते ही जाग जाता है जोसेफ क्रैकस्टोन। वेंसडे बड़ी हिम्मत से उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन शक्तिशाली क्रैकस्टोन के सामने वो 2 पल भी नहीं टिक पाती। क्रैकस्टोन उसके पेट में छुरा घोंपकर वहां से नेवरमोर को तबाह करने चला जाता है। नेवरमोर में एजेक्स इनिड को गुप्त लाइब्रेरी में ले जाता है। वहाँ बाकी नाइट शेड्स भी मौजूद थे। एजेक्स और इनिड सबको बताते हैं कि लॉरेल और टाइलर प्रिंसिपल का खून कर वेंसडे को क्रैकस्टोन की गुफा में ले गए हैं। वे सब लोग मिलकर ये तय करते हैं कि सबसे पहले वे लोग नेवरमोर में मौजूद सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह लेकर जाएंगे। बियांका और उसके बाकी साइरन साथी अपनी साइरन की शक्ति की मदद से ये काम करेंगे। इनिड थिंग के साथ मिलकर वेंसडे को ढूंढने निकल जाती है। वेंसडे क्रैकस्टोन की गुफा में अधमरी हालत में पड़ी होती है। उसकी जान अब बस चंद मिनटों की मोहताज थी। तभी गुडी वहाँ प्रकट होती है। गुडी वेंसडे को बताती है कि उसने अपने गले में जो ताबीज पहन रखा है वो ताबीज काफी शक्तिशाली है। उसकी मदद से वो वेंसडे के शरीर के अंदर जाकर उसके सारे घाव भर देगी। लेकिन इस बात में सिर्फ एक दिक्कत थी कि इसके बाद गुडी कभी उसकी मदद करने नहीं आ पाएगी। हालांकि बियांका की वजह से कुछ पलों के लिए उसका ध्यान वेंसडे से हट गया था। वेंसडे इसी मौके का फायदा उठाती है और नीचे गिरे तलवार के एक टुकड़े को क्रैकस्टोन के दिल में घुसाती है। दिल पर वार करते ही क्रैकस्टोन का शरीर आग में बदलने लगता है और देखते ही देखते एक धमाके के साथ उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। क्रैकस्टोन के मरने के बावजूद भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। नेवरमोर के गेट से बंदूक हाथ में लिए लॉरेल वहां आती है। लॉरेल वेंसडे से कहती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट को नहीं मार पाएगी, पर कम से कम वो उसे तो मौत की नींद जरूर सुलाएगी। हालांकि उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि तभी यूजीन अपनी मधुमक्खियों के साथ वहां आता है। सारी मधुमक्खियां लॉरेल को घेर लेती हैं। आखिरकार उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर चुका था। वेंसडे उसके मुंह पर जोर से लात मारकर अपनी भड़ास उतारती है। नेवरमोर के सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित जंगल में खड़े थे। तभी एजेक्स की नजर इनिड पर पड़ती है। वो भागते हुए उसकी तरफ जाता है। इनिड का चेहरा खून से भरा हुआ था। इनिड वेंसडे के बारे में पूछती है। तभी उसे वेंसडे आती हुई दिखाई देती है। वो दौड़ते हुए वेंसडे की तरफ जाती है और उसे गले लगाती है। वेंसडे कभी किसी के गले नहीं लगती, ये बात तो हम सबको पता ही है, लेकिन इस बार इनिड की दोस्ती देखकर वो भी पिघल गई थी। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाती हैं। अगले दिन वेंसडे सबसे विदा लेती है। जाने से